गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन उत्तर एवं दक्षिण भारत, जिसके लगभग अभी तक आप लोग 5 वीडियोस लगभग देख चुके हैं आप लोग। ये आपको आप लोगों का लास्ट होगा। इसके बाद आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस है जो इसमें नहीं ऐड हो सका है तो आप लोगों को बाद में कराया जाएगा। और मेरे हिसाब से आपका ये जो है जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकालीन उत्तर एवं दक्षिण भारत, इसमें आपके सभी क्वेश्चन लगभग समाहित हैं और जो क्वेश्चन छूटे हुए होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। आइए आप लोग इस प्रैक्टिस सीरीज को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पूर्ववर्ती राजवंशों की तुलना में चोल काल में सिक्कों का प्रचलन क्यों अधिक बढ़ गया? ऑप्शन ए, विदेशों से व्यापार में वृद्धि। ऑप्शन बी, रोमन प्रभाव। ऑप्शन सी, नगरीय केंद्रों के विकास के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन डी, लेन देन की सुविधा की दृष्टि से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आप लोग, इसका आंसर आप लोग करिए। आप लोगों को हमेशा ही वीडियो में बताया जाता है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए, आप लोगों को चाहिए कि आप पेपर और पेन लेकर के बैठें और अपने आंसर खुद करते हुए चलिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो सके और आप लोग खुद को चेक कर सके कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर दीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि पूर्ववर्ती राजवंशों की तुलना में चोल काल में सिक्कों का प्रचलन क्यों अधिक बढ़ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरीय केंद्रों के विकास के परिणाम स्वरूप। क्या हुआ था नगरीय केंद्रों के परिणाम स्वरूप? पूर्ववर्ती राजवंशों की तुलना में चोल काल में सिक्कों का प्रचलन अधिक बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन किसके माध्यम से किया जाता था? क्या है क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन किसके माध्यम से किया जाता था? ऑप्शन ए है धन। ऑप्शन बी है गाय। ऑप्शन सी है धान। ऑप्शन डी है स्वर्णाभूषणों के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन किसके माध्यम से किया जाता था? तो धान के माध्यम से किया जाता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश व्यापार चोल कालीन व्यापारियों की समृद्धि का मुख्य स्रोत था। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन चोल युगीन प्रमुख पत्तन नहीं था? ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। ऑप्शन बी, मसुला। ऑप्शन सी, कावेरी पट्टनम। ऑप्शन डी है कोकाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार चोल कालीन व्यापारियों की समृद्धि का मुख्य स्रोत था। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन चोल युगीन प्रमुख पत्तन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएं आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसुला। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी आपका सही होगा, मसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि खाड़ी एवं अरब देशों के साथ चोल साम्राज्य के विदेश व्यापार की दृष्टि से सिराफ नामक खाड़ी प्रदेश का क्या महत्व था? सिराफ नामक खाड़ी प्रदेश का क्या महत्व था? ऑप्शन ए, ये आयातित घोड़ों का मुख्य खरीद केंद्र या मंडी था। ऑप्शन बी, भारतीय माल की यहाँ सर्वाधिक मांग रहती थी। ऑप्शन सी, फारस तथा अरब देशों की ओर जाने वाले जहाज़ों के लिए पहला विश्राम स्थल था। ऑप्शन डी, ये समूचे हिंद महासागर के नाविकों तथा सौदागरों का मिलन स्थल था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए पहले कि क्वेश्चन है कि खाड़ी एवं अरब देशों के साथ चोल साम्राज्य के विदेश व्यापार की दृष्टि से सिराफ नामक खाड़ी प्रदेश का क्या महत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह समूचे हिंद महासागर के नाविकों तथा सौदागरों का क्या था? मिलन स्थल था। ठीक है, इस तरह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है,
चोल साम्राज्य से चीन एवं पश्चिमी जगत को निर्यात किए जाने वाले व्यापारिक माल में निम्नलिखित किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था। देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले आप लोग। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बढ़िया किस्म के कपड़े। क्या है? बढ़िया किस्म, ये की नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन ए है बढ़िया किस्म के कपड़े। ऑप्शन बी है इत्र और मसाले। ऑप्शन सी है मूल्यवान रत्न। और ऑप्शन डी है आभूषण। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य से चीन एवं पश्चिमी जगत को निर्यात किए जाने वाले व्यापारिक माल में निम्नलिखित किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी आभूषण। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में आयात की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। क्या है क्वेश्चन? कि चोल साम्राज्य में आयात की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। ऑप्शन ए रंगरोगन। ऑप्शन बी घोड़े। ऑप्शन सी मूल्यवान रत्न। ऑप्शन डी धातु के बर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़े। चोल साम्राज्य में आयात की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वस्तु थी वो थे घोड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चोल काल में चीन के साथ व्यापार के अभूतपूर्व विस्तार का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन ए इससे लोगों की सामान्य समृद्धि का विकास हुआ। ऑप्शन बी इससे भारतीय व्यापारी चीनी राजनीति में रुचि लेने लगे। ऑप्शन सी है चीन ने भारत के साथ होने वाले व्यापार को राज्य के एकाधिकार के अंतर्गत ले लिया। ऑप्शन डी है चीनी शासन ने चोल साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार को देश की स्वतंत्रता के प्रति घातक माना और शीघ्रता से इसे रोकने का प्रयास किया। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है कि चोल काल में चीन के साथ व्यापार के अभूतपूर्व विस्तार का क्या परिणाम हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन ने भारत के साथ होने वाले व्यापार को राज्य के एकाधिकार के अंतर्गत ले लिया। क्या क्या? चीन ने भारत के साथ होने वाले व्यापार को राज्य के एकाधिकार के अंतर्गत ले लिया। सी आपका ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन क्या था कि चोल काल में चीन के साथ व्यापार के अभूतपूर्व विस्तार का क्या परिणाम हुआ। यह परिणाम हुआ कि चीन ने भारत के साथ होने वाले व्यापार को राज्य के एकाधिकार के अंतर्गत ले लिया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल साम्राज्य, देखिए क्वेश्चन क्या है कि चोल साम्राज्य की विशाल व्यापारिक श्रेणी या निगमों में निम्नलिखित कौन सी श्रेणी या निगम उस काल में विद्यमान नहीं थी। ऑप्शन ए नगरम। ऑप्शन बी मणिग्रामम। ऑप्शन सी है वलंजियर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नाना देशीय। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए कि चोल साम्राज्य की विशाल व्यापारिक श्रेणी या निगमों में निम्नलिखित कौन सी श्रेणी या निगम उस काल में विद्यमान नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नगरम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वह कौन राष्ट्रकूट नरेश था जिसने प्राकृतिक आपदाओं से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को काटकर कोल्हापुर की देवी महालक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। ऑप्शन ए कृष्णद्वितीय। ऑप्शन बी ध्रुव चतुर्थ। ऑप्शन सी अमोघ वर्ष। और ऑप्शन डी है गोविंद तृतीय। क्या होगा इसका आंसर? बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन अगेन एक बार देखिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन राष्ट्रकूट नरेश था
जिसने प्राकृतिक आपदाओं से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ की उंगलियों को काटकर कोल्हापुर की देवी महालक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोघ वर्ष। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अमोघ वर्ष वो राष्ट्रकूट नरेश थे जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ की उंगलियों को काट करके क्या किया था, कोल्हापुर की देवी थी महालक्ष्मी जिनको समर्पित कर दिया था। कौन नरेश थे ये? अमोघ वर्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण या अनुकूल स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए, भूमि का प्रथम व्यवस्थित सर्वेक्षण। ऑप्शन बी, भूमि के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। ऑप्शन सी है, व्यापार तथा हस्तशिल्प श्रेणी या निगम अत्यंत विशाल तथा शक्तिशाली बनकर उभरे। ऑप्शन डी है, औद्योगिक कामगारों का दक्षिण एवं वामपंथियों में विभाजन। क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि चोल साम्राज्य के आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण या अनुकूल स्थिति क्या थी? क्या इस चोल साम्राज्य के आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण या अनुकूल स्थिति क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार तथा हस्तशिल्प श्रेणी या निगम अत्यंत विशाल तथा शक्तिशाली बनकर उभरे। चोल साम्राज्य के आर्थिक जीवन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या अनुकूल स्थिति क्या थी कि व्यापार तथा हस्तशिल्प श्रेणी या निगम अत्यंत विशाल जो है तथा शक्तिशाली बनकर उभरे थे। अत्यंत विशाल और शक्तिशाली बनकर उभरे थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, चोलकालीन व्यापारिक निगमों के सुसंगठित होने और उनके पास प्रभुत्व आर्थिक संसाधनों के विद्यमान होने के बावजूद उन्होंने राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ऑप्शन ए, चोल राजा स्वयं अपनी ओर से इन श्रेणियों के हितों की रक्षा के लिए अत्यधिक रुचि लेते थे। ऑप्शन बी, चोल राजाओं ने व्यापार के संवर्धन के लिए अनेक सैनिक तथा कूटनीतिक प्रयास किए। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ए और बी। ऑप्शन डी है कि व्यापारियों को अनेक प्रकार के करों से छूट प्रदान की गई। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए कि चोलकालीन व्यापारिक निगमों के सुसंगठित होने और उनके पास प्रभुत्व आर्थिक संसाधनों के विद्यमान होने के बावजूद उन्होंने राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा चोल राजा स्वयं अपनी ओर से इन श्रेणियों के हितों की रक्षा के लिए अत्यधिक रुचि लेते थे। और ऑप्शन बी होगा आपका कि चोल राजाओं ने व्यापार के संवर्धन के लिए अनेक सैनिक तथा कूटनीतिक प्रयास किए। इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। आपका आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपर्युक्त। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चोलकालीन मंदिरों के कलात्मक महत्व के अतिरिक्त उनकी अन्य क्या उल्लेखनीय विशेषताएं थी? क्वेश्चन है कि चोलकालीन मंदिरों के कलात्मक महत्व के अतिरिक्त उनकी अन्य क्या उल्लेखनीय विशेषताएं थी? ऑप्शन ए, चोलकालीन मंदिरों का विशाल प्रतिष्ठानों के रूप में आविर्भाव हुआ। ऑप्शन बी, मंदिर सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक थे। ऑप्शन सी, मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गए। और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कि चोलकालीन मंदिरों के कलात्मक महत्व के अतिरिक्त उनकी अन्य क्या उल्लेखनीय विशेषताएं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मंदिर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोलकालीन समाज का विभाजन ब्राह्मणों एवं अब्राह्मणों के रूप में किया गया था। अब्राह्मणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जाति कौन थी? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी वैश्य, ऑप्शन सी शूद्र, ऑप्शन डी अंत्य जातियाँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोलकालीन समाज का विभाजन ब्राह्मणों एवं अब्राह्मणों के रूप में किया गया था। अब्राह्मणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जाति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जाति थी शूद्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोलकालीन मंदिरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक या धर्मनिरपेक्ष कार्य निष्पादित नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए संगीतकारों एवं नर्तकियों को नियुक्त करना, ऑप्शन बी शिक्षा एवं उपचार हेतु चिकित्सालय की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी है बैंकों के रूप में कार्य करना तथा बुनकरों को ऋण देना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कि चोलकालीन मंदिरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक या धर्मनिरपेक्ष कार्य निष्पादित नहीं किया जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखें आप लोग, इसका आंसर क्या सही होगा, कौन सा सही होगा बताएं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को कि जो चोलकालीन मंदिरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक या धर्मनिरपेक्ष कार्य निष्पादित नहीं किया जाता था? तो इसमें संगीतकारों एवं नर्तकियों को नियुक्त करना और शिक्षा एवं उपचार हेतु चिकित्सालय की व्यवस्था करना और बैंकों के रूप में कार्य करना तथा बुनकरों को ऋण देना, ये सब क्या नहीं किया जाता था? लौकिक या धर्मनिरपेक्ष कार्य इसमें निष्पादित नहीं किया जाता था। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल काल में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास के साथ औद्योगिक वर्गों की स्थिति में भी सुधार हुआ और इनमें से कुछ औद्योगिक वर्गों ने अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। और चोल काल में दक्षिण वर्गीय, वलंगई और वाम वर्गीय इंडगई लोग कौन थे? ऑप्शन ए वे विशेष श्रेणी के लोग थे, ऑप्शन बी वे अधिकारियों के भवनों की सुरक्षा कर्मचारी थे, ऑप्शन सी वे औद्योगिक वर्गों के दो प्रतिद्वंदी समूह थे, ऑप्शन डी वे राजा के समर्थक तथा गण राज्यवादी थे। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझिए आप लोग। चोल काल में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास के साथ औद्योगिक वर्गों की स्थिति में भी सुधार हुआ और इनमें से कुछ औद्योगिक वर्गों ने अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। चोल काल में दक्षिणा वर्गीय वलंगई और वाम वर्गीय इंडगई लोग कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे औद्योगिक वर्गों के दो प्रतिद्वंदी समूह थे। क्या होगा आंसर? कि वे औद्योगिक वर्गों के दो प्रतिद्वंदी समूह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में दक्षिण एवं वाम वर्गों क्रमांक वलंगई एवं इंडगई के मध्य संघर्ष का क्या कारण था? ऑप्शन ए वे विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी अपने विशेष आवासीय क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। फिर से क्वेश्चन को देखिए कि चोल काल में दक्षिण एवं वाम वर्गों क्रमांक या बी अपने विशेष आवासीय क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए,
ऑप्शन सी है राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चोल काल में दक्षिण एवं वाम वर्गों क्रमांक वलंगई एवं इंडगई के मध्य संघर्ष का क्या कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। क्या होगा आंसर? विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल काल में देवदासी प्रथा के प्रचलन का क्या मुख्य कारण था। ऑप्शन ए, राजनीति तथा समाज का सामंतीय स्वरूप, ऑप्शन बी, स्त्रियों की स्थिति में पतन, ऑप्शन सी, मंदिर विशाल प्रतिष्ठान हो गए जिनके लिए अधिक संख्या में स्थायी महिला कर्मचारियों की आवश्यकता थी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए कि चोल काल में देवदासी प्रथा के प्रचलन का क्या मुख्य कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदिर विशाल प्रतिष्ठान हो गए जिनके लिए अधिक संख्या में स्थायी महिला कर्मचारियों की आवश्यकता थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे। ऑप्शन ए, शैव मत, ऑप्शन बी, वैष्णव मत, ऑप्शन सी, शाक्त मत, ऑप्शन डी, बौद्ध मत। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैव मत। क्या हो जाएगा आंसर? शैव मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में किसकी प्रतिमाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सुंदर हैं। ऑप्शन ए, नटराज, ऑप्शन बी, भगवान मुरुगन, ऑप्शन सी, भगवान वेंकटेश्वर, ऑप्शन डी, भगवान विष्णु। फिर से क्वेश्चन देखिए कि चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में किसकी प्रतिमाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सुंदर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, नटराज की मूर्तियां जो है, चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं जो थी, ये जो है नटराज की जो प्रतिमाएं थी ये सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सुंदर थी। इस तरह से ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध विहार जिन्हें चोल सम्राटों एवं श्री विजय के शैलेंद्र नरेशों ने उदार अनुदान प्रदान किए थे, कहाँ स्थित थे। ऑप्शन ए, कांची, ऑप्शन बी है नागपट्टनम, ऑप्शन सी है तंजावुर, ऑप्शन डी है श्रीरंगम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए कि चोल साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध विहार जिन्हें चोल सम्राटों एवं श्री विजय के शैलेंद्र नरेशों ने उदार अनुदान प्रदान किए थे, कहाँ स्थित थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नेगपत्तनम। क्या हो जाएगा? नेगपत्तलम और या नागपट्टनम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो, कौन सा आंसर होगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोलकालीन कापलिक कालमुख एवं पाशुपत जैसे रहस्यवादी संप्रदायों का मूल मंत्र क्या था। ऑप्शन ए, शक्ति की पूजा, ऑप्शन बी, विचित्र धार्मिक कृत्य, ऑप्शन सी, धर्म विरोधी सिद्धांत या विचारधारा, ऑप्शन डी, व्यभिचारपूर्ण कामुकता। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि चोलकालीन कापलिक या कालमुख एवं पाशुपत जैसे रहस्यवादी संप्रदायों का मूल मंत्र क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? धर्म विरोधी सिद्धांत या विचारधारा। धर्म विरोधी सिद्धांत या विचारधारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में मंदिर स्थापत्य कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को क्या नाम प्रदान किया गया। ऑप्शन ए, पल्लव, ऑप्शन बी, चोल, ऑप्शन सी, नागर, ऑप्शन डी, द्रविड़। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए कि चोल काल में मंदिर स्थापत्य कला शैली
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को क्या नाम प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रविड़। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिर वास्तुकला की इस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? मंदिर वास्तुकला की इस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी ऑप्शन सी विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वास्तुकला के अत्यंत सुंदर तथा अलंकृत दृष्टांत के रूप में माना जाने वाला मंदिर कौन है? ऑप्शन ए तंजावुर का सुब्रमण्य मंदिर, ऑप्शन बी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, ऑप्शन डी है गंगैकोंड चोलपुरम स्थित मंदिर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए कि चोल वास्तुकला के अत्यंत सुंदर तथा अलंकृत दृष्टांत के रूप में माना जाने वाला मंदिर कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंजावुर का, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, आप लोग अपना आंसर नोट करते चलिए ताकि आप लोग अपना आंसर चेक कर सकें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि चोल वास्तुकला के अत्यंत सुंदर तथा अलंकृत दृष्टांत के रूप में माना जाने वाला मंदिर कौन है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस कट्टर शैव चोल शासक ने चिदम्बरम के नटराज मंदिर से प्रतिस्थापित गोविंद राजे विष्णु की मूर्ति वहां से उखड़वाकर समुद्र में फेंकवा दी थी? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग द्वितीय, ऑप्शन बी है राजराज द्वितीय, ऑप्शन सी है कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन डी है विक्रम चोल। फिर से क्वेश्चन देखिए कि किस कट्टर शैव चोल शासक ने चिदम्बरम के नटराज मंदिर से प्रतिस्थापित गोविंद राज या विष्णु की मूर्ति वहां से उखड़वा कर फेंकवा दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुलोत्तुंग द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन ए कुलोत्तुंग द्वितीय। किस कट्टर शैव चोल शासक ने चिदम्बरम के नटराज मंदिर से प्रतिस्थापित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति वहां से उखड़वाकर समुद्र में फेंकवा दी थी? तो वो थे कुलोत्तुंग द्वितीय। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है कि चोलकालीन मंदिरों के संबंध में यह किसने कहा था कि चोल कलाकारों के दानवों की भांति इनका निर्माण किया और रक्तकारों के रूप में इनका रूप विन्यास किया? ऑप्शन ए प्रोफेसर के ए नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन बी पर्सी ब्राउन, ऑप्शन सी फर्ग्यूसन और ऑप्शन डी है आपका वीवीआर दीक्षितार। तो ये कौन थे? चोल, क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझिए आप लोग कि चोलकालीन मंदिरों के संबंध में यह किसने कहा था कि चोल कलाकारों ने दानुओं की भांति इनका निर्माण किया और रक्तकारों के रूप में इनका रूप विन्यास किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्ग्यूसन ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चोलकालीन साहित्य की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता दक्षिण भारत की प्रादेशिक भाषाओं का विकास था। इस भाषाई विकास का श्रेय किसे दिया जा सकता है? ऑप्शन ए चोल सम्राटों को, ऑप्शन बी धार्मिक मठों को, ऑप्शन सी लोकप्रिय संतों नायनार और अलवार को, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मंदिरों को।
क्वेश्चन फिर से देखिए कि चोल कालीन साहित्य की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता दक्षिण भारत की प्रादेशिक भाषाओं का विकास था। इस भाषाई विकास का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, लोकप्रिय संतों नायनार और अलवार को दिया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल युगीन तमिल लेखक ने रामायण की रचना की जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय या गौरव ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए पुगलेंदी, ऑप्शन बी कंबन, ऑप्शन सी जयगोंडूर, ऑप्शन डी है कल्लाडनोर। ठीक है, कल्लाडनोर। तो इसमें फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से किस चोल युगीन तमिल लेखक ने रामायण की रचना की जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय गौरव ग्रंथ माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंबन। ठीक है, कंबन को ही साहित्य का महान शास्त्रीय गौरव ग्रंथ माना जाता है जो कि तमिल है। ठीक है, तमिल साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 9वीं शताब्दी के बाद दक्कन और सुदूर दक्षिण भारत के किस शासक राजवंश ने सर्वाधिक प्राधान्य अर्जित किया? ऑप्शन ए कल्याणी के चालुक्य, ऑप्शन बी है वारंगल के काकतीय, ऑप्शन सी है तंजाउर के चोल, ऑप्शन डी है द्वार समुद्र के होयसल। क्या है? द्वार समुद्र के होयसल, डी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन क्या होगा? फिर से आंसर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए। 9वीं शताब्दी के बाद दक्कन और सुदूर दक्षिण भारत के किस शासक राजवंश ने सर्वाधिक प्राधान्य अर्जित किया? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तंजाउर के चोल। क्या हो जाएगा आंसर? तंजाउर के चोल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणी का वह चालुक्य राजा कौन था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने पुराने शक संवत के स्थान पर नए संवत की स्थापना की थी? ऑप्शन ए तैल प्रथम, ऑप्शन बी है सोमेश्वर तृतीय, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य कष्टम और डी है विक्रमादित्य पंचम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए, कल्याणी का वह चालुक्य राजा कौन था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पुराने शक संवत के स्थान पर नए संवत की स्थापना की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य खष्टम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा विक्रमादित्य कष्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? ऑप्शन ए तंजाउर के चोल, ऑप्शन बी है देवगिरी के यादव, ऑप्शन सी है मालवा के परमार, ऑप्शन डी है वेंगी के चालुक्य। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, देखिए क्वेश्चन को कि कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक सेकेंड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तंजाउर के चोल। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजाउर के चोल थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य के पतन एवं विखंडन हो जाने पर उसके ध्वंसावशेषों पर निम्नलिखित में से किस चालुक्य सामंत या शासक ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं की थी? फिर से क्वेश्चन को देखिए, पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। ए मदुरा के पांडे, ऑप्शन बी है देवगिरी के यादव, ऑप्शन सी है वारंगल के काकतीय, ऑप्शन डी है द्वार समुद्र के होयसल। फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 12वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य के पतन एवं विखंडन हो जाने पर
उसके ध्वंसावशेषों पर निम्नलिखित में से किस चालुक्य सामंत या शासक ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदुरा के पांडे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने होयसल राजवंश की स्थापना की थी? किस राजवंश की? होयसल राजवंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन सल ने, ऑप्शन बी है बल्लाल ने, ऑप्शन सी है भिल्लम ने, ऑप्शन डी है हरिहर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुवर्धन सल ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए, प्रोलराज द्वितीय, ऑप्शन बी गणपति, ऑप्शन सी भिल्लम, ऑप्शन डी सिंघन। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, देखिए क्वेश्चन को कि देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिल्लम के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने किस काकतीय शासक का विशेष उल्लेख और उसके शासन की अतिशय प्रशंसा की है? ऑप्शन ए, प्रोलराज द्वितीय, ऑप्शन बी गणपति, ऑप्शन सी रुद्रम्मा, ऑप्शन डी प्रताप रुद्रदेव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन का देखिए क्वेश्चन, वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने किस काकतीय शासक का विशेष उल्लेख और उसके शासन की अतिशय प्रशंसा की है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रम्मा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, रुद्रम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समकालीन मदुरा के पांड्य शासक किस राजवंश के विरुद्ध युद्धरत थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी होयसल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए चोल। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि समकालीन मदुरा के पांड्य शासक किस राजवंश के विरुद्ध युद्धरत रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदुरा का वह कौन पांड्य नरेश था जिसने चोल नरेश कुलोत्तुंग तृतीय को पराजित करके 13वीं शताब्दी में पांडवों के गौरवशाली साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात किया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राज सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी वरगुण वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी वीर पांड्य, ऑप्शन डी सुंदर पांड्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से इस क्वेश्चन को पहले रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए आप लोग। क्वेश्चन है कि मदुरा का वह कौन पांड्य नरेश था जिसने चोल नरेश कुलोत्तुंग तृतीय को पराजित करके 13वीं शताब्दी में पांडवों के गौरवशाली साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुंदर पांडे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पांड्य साम्राज्य को विजित करके अंततः निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में शामिल कर लिया गया? ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन को फिर से समझिए एक बार कि पांड्य साम्राज्य को विजित करके अंततः निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में शामिल कर लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
विजयनगर। आप लोग अपने आंसर नोट करते रहिए, आप लोग चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। सो आप लोग आंसर नोट करते रहा करिए और चेक करिए लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चोल नरेश ने चोरों को पराजित करके उनके जहाजी बेड़े को भी विनष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम, ऑप्शन सी है कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन डी है अधिराजेंद्र। क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन है कि किस चोल नरेश ने चोरों को पराजित करके उनके जहाजी बेड़े को भी विनष्ट किया था? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजेंद्र चोल प्रथम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूर्वी गांगों ने अनंत वर्मन चोड़गंग के नेतृत्व में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पूर्वी मैसूर, ऑप्शन बी है कलिंग उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार तथा बंगाल, और ऑप्शन डी है कामरूप। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन समझिए पहले कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूर्वी गांगों ने अनंत वर्मन चोड़गांग के नेतृत्व में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग उड़ीसा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल नरेश राजराज प्रथम और उनकी रानी लोक महादेवी की प्रतिमाओं को किस चोल युगीन मंदिर के प्रांगण में प्रतिष्ठापित किया गया था? ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर गंगैकोंड चोलपुरम, ऑप्शन सी नटराज मंदिर चिदम्बरम, और ऑप्शन डी शिव मंदिर कलहस्ती आंध्र प्रदेश। क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए क्वेश्चन को। चोल नरेश राजराज प्रथम और उनकी रानी लोक महादेवी की प्रतिमाओं को किस चोल युगीन मंदिर के प्रांगण में प्रतिष्ठापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल शासक द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का क्या सामान्य नाम था? ऑप्शन ए कलंजू या पोन, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी है कुरुगासु, ऑप्शन डी है जयमाड़। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कि चोल शासक द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का क्या सामान्य नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलंजू या पोन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख मिलता है? अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें किन शासकों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी चेर या केरल पुत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस राजवंश में रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। अगेन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किस राजवंश में रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरैवर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चेरो राजधानी के लिए, ऑप्शन बी प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए, ऑप्शन सी मोतियों के लिए, ऑप्शन डी घोड़ों के लिए।
क्या हो रहा जाएगा, उरैवर प्रसिद्ध है। किस लिए उरैवर प्रसिद्ध है, देखिए इसका आंसर दीजिए। प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए उरैवर प्रसिद्ध है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था। ऑप्शन बी, इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था। अब हमें ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन समझिए कि सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है, कौन सा पॉइंट। तो इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था। ठीक है, सही है। इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ होता था, ये नहीं सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा क्या, केवल एक। ठीक है, इस तरह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वीर कल किसे कहा जाता था। निम्नलिखित में से वीर कल किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी औजार, ऑप्शन सी स्मारक और ऑप्शन डी है हथियार। तो वीर कल कहा जाता था, किसे कहा जाता था, स्मारक को कहा जाता था। इस तरह आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, राजा किसानों से नियमित कर के अलावा वृष्टि अर्थात बेगार भी लेता था। ऑप्शन बी है, दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे, उर, सभा और नगरम। और ऑप्शन सी है, इनमें से उर गांव या ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ऑप्शन डी है, चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखिए कि राजा किसानों से नियमित कर के अलावा वृष्टि अर्थात बेगार भी लेता था। तो ये कथन क्या है, सत्य है। और हमें क्या बताना है कि असत्य कथन कौन है। तो पहला तो हमारा सत्य है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे, उर, सभा और नगरम। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑप्शन, इनमें से उर गांव ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे। तो ये ऑप्शन आपका सत्य नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे, ये भी सत्य है। तो इस तरह से जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से उर गांव ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ये सत्य नहीं है और यही आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, चोल चेर पांड्य को संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता था। ऑप्शन बी, सरदार का पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी। ऑप्शन सी, सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे। ऑप्शन डी, शक तथा सातवाहन शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए। क्वेश्चन है, दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे। इस तरह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रसिद्ध होता था जो जानवरों की खाल का कार्य भी करते थे? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी बल्लाल, ऑप्शन सी है अरसर और ऑप्शन डी है पोलीगर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल का कार्य भी करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के अर्काट, मदुरै, सलेम, तिरुचिरापल्ली में यह लिपि व्यापक रूप से प्रचलित है। इस लिपि का पल्लव, पांड्य, चोल शासकों ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया है। महाबलीपुरम के धर्मराज रथ पर यह लिपि अंकित है। यह लिपिबद्ध है। ऑप्शन ए मलयालम लिपि, ऑप्शन बी है ग्रंथ लिपि, ऑप्शन सी है तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखें आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रंथ लिपि। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु के अर्काट, मदुरै, सलेम, तिरुचिरापल्ली में यह लिपि व्यापक रूप से प्रचलित है। इस लिपि का पल्लव, पांड्य, चोल शासकों ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया है। महाबलीपुरम के धर्मराज रथ पर यह लिपि अंकित है। यह लिपिबद्ध है। तो ये ग्रंथ लिपिबद्ध है, ग्रंथ लिपि है। ठीक है, ग्रंथ लिपि में लिपिबद्ध है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो इसके पहले आपका 5th नंबर वीडियो था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आप लोगों का ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में शायद कुछ ऑप्शन या इसका आंसर बताने में मिस्टेक्स हुई थी, और ये आंसर आपका फ़िलहाल सही था और इसमें पढ़ने में क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हुई थी। तो इस एक स्टूडेंट्स हैं बिमल कुमार जी, जिन्हें इशू था इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ फिर से बताया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि राजराज प्रथम का महानतम ऐतिहासिक योगदान क्या था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि राजराज प्रथम का महानतम ऐतिहासिक योगदान क्या था। ऑप्शन देख लीजिए, इसके ऑप्शन हैं उसने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोल अभिलेखों को प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। ऑप्शन बी, उसने चोलों को भारत की महानतम नौसैनिक तथा सैनिक शक्ति बनाया। क्या है ऑप्शन? कि उसने चोलों को भारत की महानतम नौसैनिक तथा सैनिक शक्ति बनाया। ऑप्शन सी है उसने शिल्प एवं स्थापत्य कला, धर्म एवं दर्शन के विकास में सर्वाधिक योगदान किया। ऑप्शन डी है उसने भारत के विदेश व्यापार के विकास में भी अत्यधिक योगदान किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है देखिए, उसने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोल अभिलेखों को प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कि राजराज प्रथम का महानतम ऐतिहासिक योगदान क्या था। तो अपने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोल अभिलेखों को प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया था। ये उनका क्या है? महानतम ऐतिहासिक योगदान था कि उसने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोल अभिलेखों को प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और जैसा कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, जो राजराज प्रथम थे, इनका जो समय था, पीरियड था, वो 1985 से 1014 ईस्वी तक था। ये कौन थे? ये सुंदर चोल के पुत्र राजराज, जिन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, कि जैसे मुम्माडी हो गया, चोल देव हो गया,
जयकोंड हो गया, चोल मार्तंड हो गया, ये आदि नामों से भी इनको जाना जाता था। और जो इनके राज्य प्राप्ति के बाद जो चोलों के यशस्वी युग का शुभारंभ हुआ है ना, उसमें जो है अपनी योग्यता, शक्ति और सैनिक कुशलता से जल्दी ही फिर जो चोल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की और एवं इस तरह से दक्षिण में चोल चालुक्य स्थापित किया। और चेरों का दमन राजराज की प्रारंभिक सौरपूर्ण उपलब्धियों में एक थी। ठीक है, चेरों का दमन राजराज की जो प्रारंभिक और सौरपूर्ण उपलब्धियों में एक थी, जिनके नौसैनिक बेड़ों को उसने क्या किया था, कन्नूर में ध्वस्त किया था। उसके बाद उसने मदुरा पर विजय प्राप्त की और पांड्य राजा अमरभुजंग को बंदी बना लिया। इस समय श्रीलंका बड़ी अव्यवस्थित स्थिति से गुजर रहा था। इस स्थिति का लाभ उठाकर राजराज ने क्या किया था, श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग को चोल साम्राज्य में शामिल कर लिया और श्रीलंका के इस नवविजित उत्तरी प्रदेश को चोल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में मुम्माडी चोल मंडलम नाम प्रदान किया गया था। और इसके पश्चात तदुपरांत राजराज प्रथम ने वेंगी के जो पूर्वी चालुक्य राज्य को अपनी सेना के साथ क्या किया, पदाक्रांत किया। और वेंगी के नरेश जो थे शक्तिवर्मन, उसके बाद इनका कार्यकाल शुरू होता है 999 से 1011 ईस्वी। ठीक है, इनके बारे में इतना ही आप जान लीजिए। अगर आप लोगों को और इनके बारे में नेक्स्ट जानना है या कुछ डिटेल में इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग मैसेज करिएगा, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि राजराज प्रथम का महानतम ऐतिहासिक योगदान क्या था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, उसने ऐतिहासिक प्रस्तावनाओं के साथ चोल अभिलेखों को प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और विमल कुमार जी, अगर आपका आंसर क्लियर हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप हमें मैसेज करिए, उसके द्वारा आप हमें बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसा होगा तो आपकी एक क्लास ले ली जाएगी जिसमें आपको राजराज प्रथम के बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। ये एक टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप बताएंगे तो आपकी एक क्लास अलग से ली जाएगी जिसमें आपको राजराज प्रथम के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है आज के सेगमेंट का। और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। और अगर आप लोगों को इस टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज़ समझ आ रही है और आपको हेल्प कर रही है आपके प्रिपरेशन में, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आगे आने वाले समय में आपको भी नेक्स्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और भी सब्जेक्ट्स की। तो ओके, मिलते हैं, आज का क्वेश्चन ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आज ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो गया। आपको अब न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास यहीं पे समाप्त होता है और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें और कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड किए जा सकते हैं, वो आप लोगों को समय आने पर ऐड किए जाएंगे कुछ समय में। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।